हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 11 जुलाई के द हिंदू में डिस्कस करने वाले हैं आज क्या क्या पढ़ना है। और कुछ दिनों से मैं आपको एनालिसिस नहीं प्रोवाइड कर पाई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे उसकी वजह से। तो स्टार्ट करते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे बात हो रही है एआई डिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। तो एआई से रिलेटेड हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं। जिनको फिर भी यहाँ पे पढ़ना है तो मैंने यहाँ पे जस्ट होल्ड किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, हम देखेंगे हमें कौन सा डिस्कस करना है आज। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे हमको आज डिस्कस करना है ग्लोबल साउथ से रिलेटेड। इसमें आया है द ग्लोबल साउथ ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंट। तो इसमें हम देखेंगे बात किस बारे में की जा रही है। ओके, तो इसमें क्या कहा जा रहा है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ रिफर्स टू वेरियस कंट्रीज जो हैं अराउंड द वर्ल्ड। सम टाइम इनको डिस्क्राइब किया जाता है डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड के कैटेगरीज में। कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ वर मोस्टली एट द रिसीविंग एंड ऑफ द इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियल रूल। ऐसा कहा जा रहा है कि बाई 2030 इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट 3 ऑफ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब जो 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनमें से कहा जा रहा है 3 इसमें से ऐसी होंगी, 3 ऑफ द 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी वो किस में होंगी, 3 ऑफ द 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी विल बी फ्रॉम ग्लोबल साउथ। मतलब जो 3 आउट ऑफ 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ होंगी वो ग्लोबल साउथ से होंगी। और इनका ऑर्डर बताया गया है, जैसे कि चाइना हो सकती है, उसके बाद इंडिया, यूएस एंड इंडोनेशिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान देना है। अब हम ये आर्टिकल हमें पूरा ही इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो हम थोड़ी चीज़ें देखेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें जानने हैं। देखो, IR का है ये टॉपिक, ठीक है, ग्लोबल साउथ का। और ये इम्पॉर्टेंट है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जीएस पेपर 2, और जिनका PSI और ऑप्शनल है उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों लोग के लिए ये दोनों ही जो इनमें से है, मतलब जीएस तो सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है और PSI जिसका ऑप्शनल है उसको भी ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। तो इनमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे नेटो के बारे में सबको पता है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल साउथ के बारे में हमें जानना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, जिनका PSIR है या फिर जो भी UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको। थर्ड वर्ड की बात यहाँ पे चल रही है, द टर्म ग्लोबल साउथ अपीयर टू हैव बीन फर्स्ट यूज। पहली बार कब ये टर्म यूज़ हुआ था, 1969 में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं कार्ल, उनके द्वारा। और इसमें एक चीज़ और कही जा रही है, but it was only after the 1991 breakup Soviet Union which marked the end of the so called second world। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड हुआ मतलब डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का। ठीक है, जो USSR मतलब कि जो सोवियत यूनियन था तो वो अलग हुआ, रशिया निकला, फिर ऐसी ये सारी चीज़ें तो हमने देखी ही, आपको पता ही होगी इसके बारे में। थर्ड वर्ड यहाँ से देखो क्या है, इसमें कहा जा रहा है अंटिल देन द मोर कॉमन टर्म फॉर डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन के लिए यूज़ होता है टर्म थर्ड वर्ड। और ये भी कहा जाता है कंट्रीज दैट हैड येट टू बी इंडस्ट्रियलाइज फुली, जिनको अभी भी ज़रूरत है पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज होने की। द टर्म वॉज क्वाइंड बाई, ये लाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार यहाँ पे बना रही हूँ। द टर्म वॉज क्वाइंड बाई अल्फ्रेड सुवे, मतलब अल्फ्रेड के द्वारा ये टर्म दिया गया है, जो कि है थर्ड वर्ड। कब दिया गया था, 1952 में, इन एन एनालॉजी विद द फ्रांस हिस्टोरिकल 3 स्टेट। तो ये याद रखना है, फर्स्ट वर्ड रिफर टू एडवांस, द टर्म फर्स्ट वर्ड रिफर्स टू एडवांस कैपिटलिस्ट नेशन। सेकेंड वर्ड किसके लिए है, देखो इसमें पूरा बताया गया है, यहाँ से ये लाइन आपको याद रखनी है। फर्स्ट वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है, फर्स्ट वर्ड उनके लिए यूज़ हो रहा है जो एक एडवांस कैपिटलिस्ट नेशन है, उनको फर्स्ट वर्ड कहा गया। सेकेंड वर्ड किनको कहा जा रहा है, सोशलिस्ट नेशन के जो हैं। सेकेंड वर्ड टू दी सोशलिस्ट नेशन लेड बाय सोवियत यूनियन। ठीक है, अब यहाँ से थर्ड वर्ड आपको जाना है। थर्ड वर्ड किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, डेवलपिंग नेशंस के लिए। मेनी एट द टाइम स्टिल अंडर द कॉलोनियल योक। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमने देख लिया कैपिटलिस्ट नेशन, सेकेंड वर्ड देख लिया सोशलिस्ट नेशन, एंड थर्ड वर्ड जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये यहाँ से हमको देखना था थोड़ा। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, एंड विद
at the end of so-called second word gave a convenient pretext for the term third word to disappear too. Usage of the term fell rapidly in 1990s. Meanwhile, developed, developing and underdeveloped also face criticism for holding up western countries as an ideal. अब देखो, आपको पता है वेस्टर्नाइजेशन टर्म भी कहाँ से आया. लोग ज़्यादातर इन्फ्लुएंस किससे हैं? वेस्टर्न कंट्रीज से. तो ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है. अब वेस्टर्न जो है उनको डेवलप्ड नेशन बताया गया है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है, तो वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम ये बात बता रहे हैं यहाँ पे, फ्रेज क्रिटिसिज्म फॉर होल्डिंग अ वेस्टर्न कंट्रीज एज अ आइडियल. मतलब हमेशा ये दिखाया गया वेस्टर्नाइजेशन और वेस्टर्न कंट्रीज जो है एक आइडियल है, ठीक है, वाइल पोर्ट्रेइंग दोज आउटसाइड द क्लब एज बैकवर्ड. वेस्टर्न कंट्रीज़ को आइडलाइज किया गया और सारी जो आउटसाइड हैं उनको बैकवर्ड बताया गया. इंक्रीजिंगली द टर्म दैट वाज बीइंग यूज्ड टू रिप्लेस देम वाज द मोर न्यूट्रल साउंडिंग ग्लोबल साउथ. ठीक है, तो ये याद रखना है. जियो पॉलिटिकल नॉट जियोग्राफिकल. जियो पॉलिटिकल टर्म यूज़ हुआ है, नॉट जियोग्राफिकल. ये क्या है ये हम देखेंगे. द टर्म ग्लोबल साउथ इज़ नॉट जोग्राफिकल. मतलब कह रहे हैं जो ये ग्लोबल साउथ टर्म है ये जोग्राफी के बेसिस पे नहीं बताया गया, जोग्राफिकल टर्म नहीं है. इन फैक्ट द ग्लोबल साउथ टू लार्जेस्ट कंट्रीज चाइना एंड इंडिया. ग्लोबल साउथ टू लार्जेस्ट कंट्रीज हैं जो है चाइना एंड इंडिया, लाई इंटायरली इन दी नदर्न हेमिस्फीयर. तो ये लाइन आपको बहुत ही ज़्यादा याद करना है. कन्फ्यूज़न यहाँ से नहीं क्रिएट होनी चाहिए कि जो ग्लोबल साउथ है, जैसे हम ये सोच लें कि ये साउथ में होगा, ऐसा नहीं है. ग्लोबल साउथ, ठीक है, दो लार्जेस्ट कंट्रीज इसमें हैं, चाइना एंड इंडिया, और दोनों ही इंटायरली कहाँ पे हैं? नर्दर्न हेमिस्फीयर पे. तो जिससे आपको यहाँ दो चीज़ें पता चली. एक तो ग्लोबल साउथ ऐसा मतलब नहीं है कि वो साउथ में है. दूसरी चीज़ आपको ये पता चली कि चाइना और इंडिया किधर है? नर्दर्न हेमिस्फीयर पे. ओके, रादर इट्स यूसेज डिनोट अ मिक्स ऑफ द पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉमनैलिटीज़ बिटवीन द नेशन. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है? मिक्स ऑफ पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉमनैलिटीज़ देखने को मिलती है. कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ वर मोस्टली एट द रिसीविंग एंड ऑफ द इम्पीरियलिज्म एंड colonial रूल, with African countries as perhaps the most visible example of this. तो जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो क्या है? एक विजिबल एग्जाम्पल है. अब आपको याद होगा एक हफ्ते पहले, शायद 5-6 दिन पहले या एक हफ्ते पहले, हमारा एक और आया हुआ था, एडिटोरियल में ही आया हुआ था, अफ्रीकन यूनियन के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, उसमें से G20 समिट अभी जो हो रही है, इंडिया प्रेसिडेंसी कर रही है G20 की, और वो वहाँ पे फुल मेंबर बनाने के लिए अफ्रीकन को वो भी करने वाली है, वहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, इंडिया ने किया है. तो वो सब भी हमने डिस्कस किया है, तो ये भी आपको वहाँ से याद रखना है. It gives them a very different outlook on with what dependency theorists have described as the relationship between center and periphery in the world political economy. नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे हमें क्या देखना है. ओके, यहाँ क्या कहा जा रहा है? गिवन द इम्बैलेंस्ड पास्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मेनी ऑफ द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ. दो टर्म यूज हुआ है, ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ. ग्लोबल साउथ ज़्यादा ही यूज़ होने वाला टर्म है, बोथ ड्यूरिंग द एज ऑफ एम्पायर एंड द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर एरा, मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे ये टर्म यूज़ होता था, ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ. ठीक है, इट इज़ टाइटल वंडर दैट टुडे मेनी ought not to be aligned with the any one great power, and whereas the term third world and underdeveloped convey image of the economic powerlessness that isn't true of the global south. Since the turn of 21st century की बात की जाए, a shift in wealth, as the World Bank has referred to it, from North Atlantic to Asia Pacific, has upended much of the conventional wisdom on where the world riches are being generated. ठीक है, तो उसके बाद कौन सी ज़्यादा टर्म यूज़ होने लगे? नॉर्थ अटलांटिक टू एशिया पैसिफिक. बाय 2030 इट इज़ प्रोजेक्टेड. ये लाइन हमें याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कि ऐसा कहा जा रहा है बाय 2030 तक ऐसा हो सकता है. इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट, अभी हमने समरी में वो चीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 3 of 4th largest economy will be from the global south, with the order being China
और ये ऑर्डर भी बता रहे हैं कि इस ऑर्डर में चाइना 1 पे हो सकती है, फिर इंडिया हो सकती है, फिर यूएस हो सकती है एंड फिर इंडोनेशिया हो सकती है, होगा. Already the GDP in the term of purchasing power of the global south dominate BRICS nation. अब ये लाइन आपको बहुत ही ज़्यादा हम ये इसको यूज़ करना है हमको, मतलब आंसर राइटिंग में भी यूज़ करना है और प्रीलिम्स में आता तो भी हमको ध्यान रखना है, मतलब ये सब टर्म यूज़ करने लायक है. पहला तो हमने ये देख लिया ना. दूसरा यहाँ से एक चीज़ बताया जा रहा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ऑलरेडी द जीडीपी देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी किस टर्म पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में अगर देखा जाए तो ग्लोबल साउथ डोमिनेट कर रहा है, मतलब ब्रिक्स नेशन में सबको पता कौन कौन सा है, जिसमें है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो ये किस टर्म में डोमिनेट कर रहे हैं, परचेजिंग पावर के टर्म में. सरपासेस दैट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ, वो सरपास कर दे रहे हैं, मतलब वो किसको पीछे छोड़ दे रहे हैं, सरपासेस दैट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ G7 क्लब को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं. एंड देयर आर नाउ मोर बिलियनर इन बीजिंग देन इन न्यूयॉर्क सिटी. तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी ज़्यादा ही बिलियनर देखने को मिल रहे हैं बीजिंग में किसके कंपैरिजन, न्यूयॉर्क सिटी के कंपैरिजन. तो मतलब ये जो प्रेडिक्शन है कि लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया ये टर्म होगा, तो ये कल को सच होते देखा जा सकता है. ओके, तो ये सारी चीज़ें थी. ग्लोबल साउथ ऑन मार्च देखो, दिस इकोनॉमिक शिफ्ट हैज़ गॉन हैंड इन हैंड एंड इन्हांस ग्लोबल विजिबिलिटी. तो इससे कैसे ग्लोबल विजिबिलिटी भी इन्हांस हुई है. कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ आर इंक्रीजिंगली असर्टेड देमसेल्फ फ्रॉम द ग्लोबल सीन, बी इट चाइना ब्रोकरिंग ऑफ द ईरान एंड सऊदी अरेबिया री-अप्रोचमेंट और ब्राज़ील अटैम्प्ट्स टू पुश अ पीस टू प्लान टू एंड द वॉर इन यूक्रेन. तो मतलब ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो. एशिया सेंचुरी टर्म यूज़ हुआ है. एक चीज़ और यहाँ पे थर्ड वर्ड जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया. तो ये पूरा आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है IR के पर्सपेक्टिव से, और इसे आपको जानने की ज़रूरत है. नेक्स्ट में आ जाएंगे हम, वॉट वर द इवेंट विच लेड टू रियॉट्स इन फ्रांस. तो फ्रांस में चीज़ें क्या चल रही हैं उसके लिए भी यहाँ पे बात हो रही है. वॉट वर द इवेंट्स विच वर रियॉट्स इन फ्रांस. तो क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको उतनी नहीं ध्यान देनी है. वायलेंस और ये सारी चीज़ें हैं फ्रांस में, उसके लिए यहाँ पे देखना था. द नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग पैलिएटिव केयर्स इन द फेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. अच्छा, आपको याद होगा इस समय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बहुत बार डिस्कशन हो रही है. तो हमने डिफरेंसेस भी देखा था, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है, वहाँ पे आपने देखा था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब एक से दूसरे में फैल जा रही हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन उनका हो जा रहा है. पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, एक से दूसरे में वो नहीं फैलती. NCD. तो ये हमने डिफरेंसेस और क्या है ये सब देखा था, पर आया हुआ है तो हम एक बार फिर से. अब हमें इस वाले आर्टिकल में क्या देखना है, पैलिएटिव केयर की बात की गई है. तो ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे. पहले स्टोरी देख लेते हैं. इंडिया इज़ होम टू नियरली 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का 20% कहाँ पे है, इंडिया है. 2/3 ऑफ विच रेसाइड इन रूरल एरिया. देखो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम अपने आंसर को बिगिन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रेसाइड इन इंडिया एंड 2/3 ऑफ इंडिया इज़ द होम टू नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 2/3, इसमें से 2/3 कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ में. मतलब 20% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की कहाँ पे, इंडिया में, और जिनमें से 2/3 रह रहे हैं रूरल एरियाज़ में. अपार्ट फ्रॉम अ राइजिंग पॉपुलेशन, इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ स्टीप राइज इन द बर्डन ऑफ द लाइफ स्टाइल रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. लाइफ स्टाइल रिलेटेड ये होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. आपको याद होगा हम ऑलरेडी इस पर डिटेल डिस्कशन हमारा हो चुका है, पर फिर से आया है तो हम एक बार फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं, और जो पहले जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ पे देख लेंगे. नियरली 1.4 मिलियन पीपल्स आर डायग्नोज विथ कैंसर. तो नियरली 1.4 मिलियन जो पीपल्स हैं उनको कैंसर डायग्नोज हो रहा है, मतलब पता चल रहा है कि उन्हें कैंसर है इन इंडिया एवरी ईयर, और ये हर साल पता चल रहा है. वाइल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिजीज़ आर ऑल्सो ऑन द राइज. डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिजीज़. अब देखो वहाँ पे तो मैंने सारी डेफिनेशन और ये सब हमने लिखा था,
उसी पेज के बगल में आपको वहाँ जा करके मेंशन करना है ये सारी चीज़ें, जो भी यहाँ पे आपको नया दिखेगा। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ क्या कहा जा रहा है, अब आपको यहाँ से क्या पता चला कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनमें कौन कौन से आ गए, कैंसर है, ठीक है, वो नहीं फैलता, डायबिटीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हाइपरटेंशन हो गया, और रेस्पायरेटरी डिजीज़ हो गए, कुछ रेस्पायरेटरी डिजीज़ है। ऑल द डिजीज़ नीड पेलिएटिव केयर। इसके लिए किसकी ज़रूरत है, यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि ये जितने भी डिजीज़ हैं इनको ज़रूरत है पेलिएटिव केयर की, सूनर और लेटर इन द डिजीज़ ट्रेजेक्ट्री। तो ये लाइन यहाँ पे याद रखनी है। अब ये है क्या, पेलिएटिव केयर है क्या, उसके बारे में हम देखेंगे। पेलिएटिव केयर इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ये ब्रांच है मेडिसिन का, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करती है, एंड प्रिवेंटिंग सफरिंग अमंग दीज with life limiting illness. It aims to identify patients at risk of over medicalization, तो risk of over medicalization of the expense of the quality of life and financial burden on the family। तो देखो ये क्या होता है कि इसमें किस तरीके से फाइनेंशियल बर्डन और ये सारी चीज़ें होती हैं और ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसकी भी यहाँ पे बात की गई है। इट इज़ ऑफन मिस इंटरप्रेटेड एज एंड ऑफ लाइफ केयर, तो इसको कई बार मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है, किस तरीके से, एज एंड ऑफ द लाइफ केयर। हाउएवर पेलिएटिव केयर एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो ये पेलिएटिव केयर की बात की गई है, इससे क्या हो पाएगा, इससे जो क्वालिटी है लाइफ की इम्प्रूव हो पाएगी। कैसे, एड्रेस करके फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल डोमेन को चेक करके। हेल्थ ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम लाइफ लिमिटिंग डिजीज़, जैसे कि किसी को हार्ट फेलर की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी फेलर की प्रॉब्लम हो रही है, सर्टन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ों को क्या कर पाएगा, ध्यान देगा और एड्रेस करेगा उसके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल डोमेन को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वंदना महाजन, ये पेलिएटिव केयर काउंसलर हैं दिल्ली में, उन्होंने क्या बताया है कि पेलिएटिव केयर टीम सपोर्ट्स द अफेक्ट फैमिलीज़ इन द वे, जो फैमिलीज से अफेक्टेड हैं उनको ये सपोर्ट करेंगे इन अ वे दैट फोकस्ड ऑन पर्सन एज अ होल, कि वो पूरे पर्सन की हर चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, ना कि सिर्फ डिजीज़ पे, बल्कि ये एक बेरियरमेंट सपोर्ट केयर गिवर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो डेथ हो जाती है तो उसमें भी वो चीज़ें जो प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट। हाउ मेनी नीड पेलिएटिव केयर, कितने हैं जिनको ज़रूरत है पेलिएटिव केयर की। इसमें कहा जा रहा है कि जो पेलिएटिव केयर है इंडिया में लार्जली बीन अवेलेबल है टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो ये कह रहे हैं जो टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहीं पे ये सुविधा अवेलेबल हो पाती है, वो भी अर्बन एरियाज़ में, मतलब सिटीज़ में, और ये कह लो बिग सिटीज़ में। ड्यू टू स्क्यूड अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज इट इज़ एक्सेसिबल टू ओनली 1.2% ऑफ द लिमिटेड 7 to 10 मिलियन पीपल। मतलब ये कह रहे हैं कि जो 7 to 10 मिलियन पीपल्स हैं जिनको ज़रूरत है, उनमें से सिर्फ 1 to 2% लोगों तक ये एक्सेसिबल हो पाता है, मतलब उनको ही एक्सेस हो पाता है अकॉर्डिंग टू एजू। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ये क्या है, इज़ देयर अ पेलिएटिव केयर प्रोग्राम, क्या है इस तरह का कोई पेलिएटिव केयर प्रोग्राम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, NPCDS, नाउ नेशनल प्रोग्राम प्रिवेंटिव, मतलब यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। अब देखो इस आर्टिकल से हमें जानना क्या था, हमें इस आर्टिकल से पेलिएटिव केयर के बारे में जानना था। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो और कितने लोग को ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक देखो आया हुआ है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड एंड चाइना साइन डील ऑन पुलिस, इकोनॉमी एंड टेक। तो मतलब जो सोलोमन आइलैंड है और चाइना है उसने साइन किया है डील, किस किस चीज़ पे डील साइन हुई है, पुलिस पे, इकोनॉमी पे एंड टेक पे। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखना है तो याद कर लो PET, ठीक है। यहाँ देखो जो लीडर हैं सोलोमन आइलैंड के और चाइना के, उन्होंने प्रॉमिस किया है एक्सपेंड करने के लिए अपने रिलेशन को। दैट हैव फ्यूल्ड अनईज इन द वाशिंगटन एंड ऑस्ट्रेलिया अबाउट बीजिंग इन्फ्लुएंस इन साउथ पैसिफिक। आपको पता है साउथ पैसिफिक पे इन्फ्लुएंस इंक्रीज किस तरीके से चाइना करना चाहती है और किस तरीके से साउथ पैसिफिक इम्पॉर्टेंट है, ये सब भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ये सोलोमन आइलैंड है
वो 2000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है किसके, ऑस्ट्रेलिया के। हैज़ बीन चाइनीज़ बिगेस्ट सक्सेस इन दी कैंपेन टू एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस इन साउथ पैसिफिक। तो वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है चाइना के प्रेजेंस को लेके साउथ पैसिफिक में। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द सोलोमन आइलैंड ने साइन किया है साइन किया है सिक्योरिटी एग्रीमेंट बीजिंग के साथ, माइट हैव अलाउड चाइनीज मिलिट्री फोर्सेस इन दी साउथ पैसिफिक, जिससे अलाउ हो पाएगा उनको। और किस किस चीज़ पे उसने साइन किया है ये हमने देख लिया, पुलिस, इकोनॉमी एंड टेक पे। ओके, तो ये भी हमने यहाँ से देख लिया। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे और कौन सा हमको पढ़ना है। ये तो स्पोर्ट्स वाला आ गया हमारा, ये स्पोर्ट्स साइंस का। देखो साइंस का पेज हमारा अब ऐड हुआ है नया, तो ये हमें देखना है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। इसमें बात किस बारे में की जा रही है, इसमें बात की जा रही है द स्ट्रेंज पार्टिकल दैट होल्ड की टू क्वांटम सुपर कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कस किया है, इस बार आया है क्वांटम सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें देखो, इसमें कहा जा रहा है इन अ पेपर पब्लिश ऑन June 21 रिसर्चर्स एट माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस्ड दैट फिगर्ड आउट वन वे टू क्रिएट अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल बता रहे हैं कि टू पोटेंशियली इवोल्यूस 1 मिनट। इसमें कहा जा रहा है कि आउट ऑफ वे टू क्रिएट अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ पार्टिकल दैट कुड पोटेंशियली रिवोल्यूशनाइज क्वांटम कंप्यूटिंग। और ये जो पार्टिकल है, दीज पार्टिकल आर कॉल्ड मेजोराना जीरो मोड। ये पार्टिकल है, उसको बनाने की बात की गई है। अब ये पार्टिकल है क्या, व्हाट डज मेजोराना मीन, इसका मतलब क्या है, ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल दैट मेक अप मैटर कॉल्ड फर्मियंस। इन 1928 ब्रिटिश जो फिजिसिस्ट थे पॉल, उन्होंने क्या मतलब पॉल वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ क्वांटम मैकेनिज्म वुड चेंज इफ अकोमोडेटेड द स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज वेल। कि किस तरीके से वो ये समझना चाहते थे कि जो क्वांटम मैकेनिज्म है वो चेंज करता है अगर अकोमोडेटेड द स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ द रिलेटिव एज वेल। द रिजल्ट वॉज डायरेक्ट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है इसके बारे में भी है, विच डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक। तो वो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, दैट मूव एट नियर टू स्पीड ऑफ द लाइट, जब वो मूव करते हैं नियर स्पीड ऑफ द लाइट। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। व्हाट इज मेजोराना जीरो मोड, ये क्या है, इसमें कहा जा रहा है ऑल पार्टिकल हैव 4 क्वांटम नंबर्स। सारे जो पार्टिकल्स के पास 4 क्वांटम नंबर्स एसोसिएट होते हैं। ऑल पार्टिकल्स हैव 4 क्वांटम नंबर्स एसोसिएटेड विद देम। नो 2 पार्टिकल इन दिस सेम सिस्टम कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स। द नंबर आर टुगेदर लाइक ईच पार्टिकल ID। तो मतलब ये सब एग्जाम्पल दिया है किस तरीके से वो पार्टिकल्स और ये सब में होते हैं। बेनिफिट क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग की, इसमें कहा जा रहा है मेजोराना जीरो मोड कैन यूज टू रियलाइज, ये यूज़ हो सकता है किस चीज़ के लिए, यूज टू रियलाइज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग। टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है अ क्वांटम कंप्यूटर टुडे कैन यूज इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन एज क्यूबिट। तो वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं एज अ क्यूबिट, इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या है ये, फंडामेंटल यूनिट है किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन कैन बी इनकोडेड इन सम प्रॉपर्टी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन लाइक इट्स स्पिन। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताया गया है। और द फर्स्ट बिग चैलेंजेस टुडे इज़ टू क्रिएट मेजोराना जीरो मोड इन अ सिस्टम। तो अभी ये क्या चैलेंज है एक तरीके से कि जो ये है इसको क्रिएट किया जाए। अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम दैट कुड गिव राइज टू देम इज स्ट्रक्चर कॉल्ड टोपोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर, जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है जो कि हमको जानना था, और ये टर्म जानना था। आपको पता है जो इस तरीके के जो टर्म्स होते हैं वो पूछ लेता है, तो ये पूछ सकता है मेजोराना के बारे में, तो हमको पता होना चाहिए कि ये रिलेटेड किससे है, ये सुपर कंप्यूटर क्वांटम सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। और इसमें टोपोलॉजिकल जो टर्म यूज़ हुआ है टोपोलॉजिकल से सुपर कंप्यूटर, तो ये सारी चीज़ें भी जानना है। ये लास्ट पेज है हमारा, तो हमने यहाँ से अभी तक सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो बस थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।